Hello everyone and welcome back to the channel My Business. Today we are going to discuss different forms of business organization. अब आप लोगों के दिमाग में हमेशा एक बात आती होगी जब भी कोई आदमी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही टाइप का आता है, यार कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट करें, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, ये कहाँ से हम लोग पैसा बटोरेंगे वगैरह वगैरह, या किस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, किस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो आज हम इसमें वही पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेसिकली हम इसमें 5 टाइप्स कवर करेंगे या 5 फॉर्म्स भी हम कह सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। So these are the 5 forms of business organization. The first of all is sole proprietorship, second partnership firm, third Hindu undivided family, fourth cooperative society, and fifth is company. So let's begin the main content of the video. So number 1, sole proprietorship. A sole proprietorship can be explained as a kind of business or an organization that is owned, controlled, and operated by a single individual who is the sole beneficiary of all profits or loss and responsible for all risks. It is a popular kind of business especially suitable for small business, at least for its initial years of operation. This type of business is usually a specialized service, such as hair salons, beauty parlors, or small retail shops. चलो भैया, ये तो मैंने पढ़ लिया जो मैं नोट्स के लिए देता हूँ। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से ही समझ में आता है। सोल का मतलब होता है अलोन या एक, अकेला, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है मालिकाना। तो इसका साफ साफ मतलब है कि भैया इस टाइप ऑफ बिजनेस में, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही आदमी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करेगा, उसे चलाएगा, और ये सबसे ज्यादा सुटेबल होती है छोटे टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। सिंगल पर्सन इसे ओन करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जनरल स्टोर। जैसे आपके घरों के आसपास जनरल स्टोर्स होंगे छोटे छोटे, जिसपे अंकल या आंटी बैठ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर या सैलून वगैरह वगैरह। बस यही इसके कुछ गिने चुने एग्जांपल्स हैं। बाकी आप डिटेल में अगर जाना चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Next is partnership firm. A partnership is a kind of business where a formal agreement between two or more people is made who agree to be the co-owners, distribute responsibilities for running an organization, and share the income or losses that the business generates. In India, all the aspects and functions of the Partnership Acts are administered under the Indian Partnership Act 1932, वैसे अब ये 2013 के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 1932 इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में या टीचर्स जब एक्सप्लेन करते हैं तो 1932 ही लिखते हैं। This specific law explains that partnership is an association between two or more individuals or parties who have accepted to share the profits generated from the business under the supervision of all the members or behalf of other members. अब यहाँ पे मोटा मोटा मैंने क्या लिखा है कि भैया पार्टनरशिप फर्म एक फर्म होती है, या फर्म का मतलब होता है सबसे पहले तो कंपनी, और पार्टनरशिप से आपको समझ में आ रहा है एक से ज्यादा लोग। अब एक से ज्यादा लोग होते हैं दो, मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट तो आपको चाहिए इस काइंड ऑफ फर्म को चलाने के लिए, और मैक्सिमम हो सकते हैं 100। ठीक है, 2 लोगों के एग्रीमेंट से कंपनी स्टार्ट होती है और 100 लोग मालिक हो सकते हैं कंपनी के। 100 लोगों तक एक एग्रीमेंट ये पहुंच सकता है,
जिससे हम पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म कर सकते हैं। ये गवर्न की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। वैसे तो हर एक टाइप ऑफ फर्म, जो भी फर्म होती है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स के हिसाब से गवर्न की जाती है, लेकिन इसमें 1932 पार्टनरशिप एक्ट आता है गवर्न करने के लिए। सो लेट्स, और इसके अंदर उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे जो जो उस एग्रीमेंट में लिखा है, जैसे किसी एक पार्टनर 10% लायबिलिटी उठाएगा, दूसरा 20% उठाएगा, तीसरा 40% उठाएगा, ऐसे ऐसे करके सब लिखा होता है एग्रीमेंट में कि कितना हिस्सा किसका है, कितना क्या है, कुछ नहीं कि भैया हम ऐसे एग्री कर रहे हैं, वैसे एग्री कर रहे हैं। सो अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज की मर्जी से बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। Hindu undivided family is a precise kind of business structure found only in India. This is one of the classical methods of business structure in the nation. It is administered by Hindu law. The source of membership in the company is birth in a family, and 3 consecutive generations can be members of the company. The business is managed by the head of the family and is and he is called Karta. However, all the members hold equal ownership over the property of an ancestor and they are called as co-partners. तो भैया साफ साफ सी बात है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे HUF के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। जैसे आप कई लोगों का होगा कि पीढ़ियों से चला आ रहा है जौहरियों का बिजनेस, समझ लो जौहरी है, किसी जवाहरात बनाते हैं, ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी का काम है किसी के दादा का, दादा से पापा को मिला, पापा से आपको मिला, तो एंसेस्ट्रल बिजनेस हो गया ना आपका। तो उसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये कुछ ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है और ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है और ये हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। जो लॉ हिंदू कैटेगरीज में या हिंदू रिचुअल्स में बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। जैसे गुजरात में हिंदूज के लॉ है, तो गुजरात में ये बिजनेस ज्वेलरी का उस हिसाब से काम करेगा। लखनऊ में अलग है तो लखनऊ में अलग तरीके से काम करेगा, दिल्ली में अलग है तो दिल्ली में अलग तरीके से। ओके, सो इसमें जो हेड होता है, बिजनेस का हेड होता है, जैसे हम लोग कंपनी में कहते हैं CEO हेड है भाई, चेयरमैन हेड है, यहाँ पे हेड कर्ता को कहते हैं और बाकी सबको को पार्टनर्स। कर्ता कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है फैमिली में, एल्डेस्ट। जैसे आपके दादाजी जिंदा है अभी और और आपका बिजनेस अभी चल रहा है, तो वो करता है बिजनेस के, और बाकी सारे लोग को पार्टनर्स, यानी कि बाकी सारे इक्वल पोजीशन पे है नीचे, लेकिन दादाजी सबसे ऊपर है, उनके नीचे है सारे। उन्होंने अगर कह दिया कि इससे ऑर्डर लेना है, इतना बनाना है, इतने टाइम पे डिलीवरी हो जानी चाहिए, तो वो हो ही जानी चाहिए। Now next is cooperative society. There are different types of business organizations. One such form is cooperative society. Cooperative societies are formed with the aim of helping their members. This type of business organization is formed mainly by weaker sections of the society in order to prevent any type of exploitation from the economically stronger sections of the society. Cooperative society needs to be registered under the Cooperative Society Act 1912 in order to function as a legal entity. Members of the society raise the capital within themselves. अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चल रहा है भैया, कोऑपरेट करके चलना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ नोट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती है, ये बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। ये भी एक तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, जो हमारे पाई जाती है। इसमें हर आदमी दूसरे आदमी के फायदे के लिए काम करता है, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करता है, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के लिए।
सबसे बड़ी बात, साथ मिलकर काम करते हैं और उनका पर्पस एक ही होता है कि वीकर, और ये मेनली वीकर सेक्शंस में पाया जाता है ताकि स्ट्रॉन्गर सेक्शंस उन पे ज्यादा हावी ना हो सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल समझ लो, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वो लोग सोचते हैं यार हम लोग तो प्रोड्यूसर हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाए हम सारे के सारे मिलकर। कहते हैं ना, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है भाई, उन्होंने मीटिंग बिठाई ये कैसे करे क्या करे, तो वो लोग ये डिस्कस करने गए कि रॉ मटेरियल किससे खरीदे, किस दाम पे खरीदे, कैसे खरीदे। तो ये सब बातें जब आती हैं एक साथ तो वो आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जब वीकर सेक्शंस के लोग स्ट्रॉन्गर सेक्शन से बचने के लिए एक साथ हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के वेलफेयर के लिए। और इसमें जो जो शामिल होता है वो सब इस वेलफेयर का हिस्सा बन जाता है एक तरीके से उन। और इसे गवर्न करने के लिए स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 बनाया गया है, जिसके अंडर ये गवर्न किया जाता है और ये अपने लिए फंड खुद रेस करते हैं। और इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स और वर्कर्स कोऑपरेटिव। जैसे कुछ कुछ कंपनीज में वर्कर्स कोऑपरेटिव भी होती हैं कि भैया वर्कर्स अपने लिए भी सोचते हैं कि हम कैसे अपनी रोजगार बढ़ाएं, या रोजगार ना बढ़ा पाए तो भैया पगार कैसे बढ़ाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी हैव द लास्ट, company. A company is a legal entity established by a group of individuals to employ in and regulate a business firm. A company may be coordinated in different ways for financial liability and tax purposes, relying upon the corporate law of its administration. The line of a business concern in an enterprise is in will normally ascertain which business substructure it picks. For instance, a partnership, a corporation, or a proprietorship. In such a case, a company may be contemplated as a business kind. तो चलो कंपनी के बारे में आपको साफ सीधी बात एक सबसे पहले बता दूं, कंपनी लॉ की नजरों में ना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे हर इंसान आधार कार्ड के बेसिस पे एक अलग पहचान होती है ना उसकी, वैसे ही कंपनी की भी एक अलग पहचान होती है, लीगल एंटिटी। आपने कंपनी के पीछे लिमिटेड लगा दिया, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, लिमिटेड पीछे लग गया कंपनी बन गई तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। कहते हैं ना कंपनी के नाम पे वारंट निकला है, कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, तो वो कंपनी के ओनर्स का नाम नहीं लेते, कहते हैं सीधा कोर्ट में कि भाई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, क्योंकि कंपनी को हम लोग एक लीगल एंटिटी मानते हैं, उसकी एक अलग पहचान होती है कानून के नजर में। इट इज जस्ट लाइक अ आर्टिफिशियल ह्यूमन फॉर लॉ, और उसे आर्टिफिशियल पर्सनल भी कहा गया है। और कंपनी इस और इसे गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। ओके। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जैसे कि इंसान अपने नाम पे लोन ले सकता है, वैसे यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिखा है कंपनी के नाम पे भी लोन निकल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि कंपनी के नाम पे वारंट निकला, कंपनी ने अपने नाम पे लोन लिया, कंपनी के नाम पे लोन लिया। कंपनी अलग एक तरह से खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक बिजनेस को चलाता है। अब कंपनी के मालिक कौन होता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात ये होती है। कंपनी का मालिक होता है भैया, मालिक अलग होते हैं और काम करने वाले अलग होते हैं। मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस पूरी की पूरी अंबानी साहब की नहीं है, उसमें जो शेयर्स है ना, समझ लो 1000 का एक शेयर है रिलायंस पावर का।
या रिलायंस लिमिटेड या जियो लिमिटेड, जियो का कोई शेयर है 3,000 का, 4,000 का, तो उसके कुछ शेयर्स, जैसे 400 शेयर्स किसी ने ले रखे हैं, 500 शेयर्स ले रखे हैं 4,000 के, तो 5 4 20 करके कुछ बन गया। 20 लाख के शेयर किसी के पास है तो 20 लाख का मालिकाना हक उसका है। जियो के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो बस काम कर रहे हैं। तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स और बीओडी दो लोग डिवाइड होते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी का मालिक, और बीओडी के अंडर आते हैं कंपनी के मैनेजर्स, और वो पर्सन जो कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। अब इन सब के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए अभी के लिए इतना ही। और इन सब के बारे में हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, इन सब के कॉन्स एंड प्रोस एंड कॉन्स के बारे में, इनके बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। जब तक के लिए गुड बाय and thank you for watching the channel. Please like, subscribe and share the video, and do comment for any improvement.